नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत दिनों बाद बिहार पुलिस प्रेस्टिज सेट 3 मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ। और अब यह जो क्लास जो है प्रतिदिन 1 बजे जो है रेगुलर आपका जो है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है फाइनल एग्जाम तक यह जो है चलेगा है देखिए। इसमें जीके और जीएस के प्रश्नों का आपका रिवीजन होने वाला है। आज की इस वीडियो में कम से कम आपका जो है 500 से 1000 के बीच में आपका जो है क्वेश्चन का रिवीजन होने वाला है। और आप जानते ही होंगे कि जीके और जीएस चाहे बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा जो है आपका जो है 80 प्लस क्वेश्चन जो है जीके और जीएस से आता है। तो हमने इस प्रकार का आज क्वेश्चन लेकर के आया, जैसे कोनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब जो जो क्वेश्चन पूछा हुआ था और जो सेट प्रेस्टिज था प्रीवियस ईयर पे आधारित स्मृति पे जो आता है किताब, उससे हमने ये क्वेश्चन लेकर के आया है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने इसलिए लाया है, इसमें एबीसीडी ऑप्शन नहीं लगाया है इसीलिए क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्नों का आपका जो इसमें डिवीजन हो जाएगा। तो चलते हैं बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन की ओर। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो कूनो राष्ट्रीय या कुगरा, दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है मध्य प्रदेश में, दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है एमपी में है। तो जरूरी नहीं है कि ये पूछा है तो कूनो ही पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बिहार बोर्ड वाला एग्जाम नहीं है कि टोटल के टोटल 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला पूछेगा। तो जितना भी मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है उस सब का हम जो है रिवीजन करा देते हैं। आपका पूछेगा सतपुड़ा, सतपुड़ा कहाँ है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की चोटी भी पूछेगा तो ये भी मध्य प्रदेश में। आपका पेंच पूछेगा, बहुत फेमस है, पेंच हो गया। आपका हो जाएगा कान्हा किसली हो गया, कान्हा किसली, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। पूछेगा बांधवगढ़ जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी आपका जो है मध्य प्रदेश में है। आपका पन्ना पूछेगा, पन्ना तो हीरा के खदान भी है, पूछेगा हीरा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन है? तो पन्ना है। तो पन्ना भी कहाँ है? तो ये भी आपका जो है मध्य प्रदेश में है। एक और राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर, डायनासोर शायद आप नाम नहीं सुने होंगे, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका जो है मध्य प्रदेश में मिलता है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका मध्य प्रदेश में। एक राष्ट्रीय उद्यान आपको कंफ्यूज कर देगा, यदि जब वो एग्जाम में आ गया तो आपको कंफ्यूज पक्का कर देगा, वो है अंकरेश्वर, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर। तो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसलिए कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि बगल में ही है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जो तेल रिफाइनरी है, ध्यान दीजिए, अंकलेश्वर जो तेल रिफाइनरी है, ये तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो ये गुजरात में है। तो अंकलेश्वर और अंकरेश्वर में जो है कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि एक आपका जो है गुजरात में है और यह तेल रिफाइनरी है, तेल रिफाइनरी है गुजरात में, और ये जो है आपका जो है मध्य प्रदेश में। तो दोनों में बहुत सारा डिफरेंट इसमें जो है ये एक तेल रिफाइनरी और वो राष्ट्रीय उद्यान है। तो इतना सारा राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है एक क्वेश्चन में हो गया। तो ये सब राष्ट्रीय उद्यान बहुत के बहुत फेमस है देखिए। और इसमें जो है मंडला राष्ट्रीय उद्यान ये सब उतना फेमस नहीं है। पूछेगा आपका जो है सबसे बड़ा, बाघों का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो वो है बांधवगढ़। बांधवगढ़ जो है बाघों का सबसे बड़ा यहाँ मध्य प्रदेश में जो है राष्ट्रीय उद्यान है। तो मध्य प्रदेश में और क्वेश्चन बनता है कि भारत के सबसे ज्यादा वन, सबसे ज्यादा वन जो है किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा वन जो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से क्वेश्चन आ गया। तो गुरुत्वाकर्षण बल से आ गया तो सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि इसी फॉर्मूला से बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। G m1 m2 बटे आर स्क्वायर, ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। F बराबर K Q1 Q2, ये होता है आपका जो है, क्योंकि इंटर पे आएगा इसीलिए ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये होता है कूलम्ब बल का फॉर्मूला। और केवल ओनली फॉर बल का फॉर्मूला होता है F बराबर m×a। तो अलग अलग बहुत सारा बल होता है। तो विद्युत गुरुत्वाकर्षण बल से आया है, तो दो द्रव्यमानों के बीच, दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। तो हम दोनों बलों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो दो द्रव्यमान वाला जो चाहे छोटा पिंड हो या बड़ा पिंड हो, उसके बीच कुछ ना कुछ फोर्स
लगता है कि इसे जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो इसमें जी जो है, जी का जो वैल्यू होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बहुत फेमस है, इसी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। इससे बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसे अंग्रेजी में हम लोग। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से सूचित किया जाता है। हाँ, एक होता है स्मॉल जी, इसे जो है गुरुत्व का नियतांक बोला जाता है। इसका वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या 10 मीटर प्रति सेकंड भी लगभग मान सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? ये गुरुत्वीय त्वरण है। त्वरण का मतलब एक्सीलेटर होता है। आप गाड़ी चलाते हैं तो जैसे एक्सीलेटर देते हैं ना, एक्सीलेटर, तो एक्सीलरेशन से त्वरण बना है। तो एक्सीलरेशन का अर्थ होता है आपका जो है स्पीड बढ़ाना। तो 9.8 या लगभग 10 मीटर की दर से अर्थ जो है किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, ये उसका एक्सीलरेशन पावर है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछेगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू कितना होता है? 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और पूछेगा गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण कोई भी हो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उसका मात्रक होता है, उसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि यदि जब आपका दूरी का वैल्यू घटेगा, दूरी को दुगुना दर से घटा दिया, तो आर का मान हो जाएगा जो है 1 2 दूनी 4, दूरी को दुगुना कर दिया जाएगा, मतलब दूरी घटेगा तो बल बढ़ेगा, और बल यदि जब दूरी यदि जब बढ़ेगा दो पिंडों के बीच, तो बल हो जाएगा, घट जाएगा। ये जो है बहुत फेमस फार्मूला, इसे हम साफ से लिख देते हैं। एफ समानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, और समानुपाती होगा द्रव्यमान के गुणनफल। तो मतलब जितना ज्यादा वजन वाला वस्तु रहेगा उसको अर्थ या कोई भी चीज उतना ही तीव्र गति से अपनी तरफ खींचेगा, और जितना जो है दूरी पे रहेगा उतना फोर्स कम लगाएगा। मतलब दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा, दूरी घटेगा तो बल बढ़ेगा, अपोजिट एक दूसरे से संबंध होता है। यही होता है विद्युत बल। और विद्युत बल थी गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। वही आपका जो है दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो बल 4 गुना हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपका जो है माइंड लगाना ही होगा। बल के बारे में और विद्युत बल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो विद्युत बल है, विद्युत बल, विद्युत बल बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय बल, तो यह आवेशों के बीच लगता है। इसे कुलाम का बल भी पढ़े होंगे, इंटर में साइंस में पढ़ना होता है। इसे कुलाम का बल भी कहा जाता है। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कुलाम बल कहते हैं। यहाँ पे जो के का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9, 9 गुने 10 के पावर 9 कुलम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। इसका बराबर निकालना पड़ेगा मात्रक थोड़ा सा, ये इधर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलम स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ये होता है, इसे प्रावैद्युत नियतांक बोला जाता है। तो इंटर पे आर्ट्स और साइंस पे भी आता है, इसीलिए क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ना तो नहीं भी पूछ सकता। अब बल के मजबूती की बात करें तो सबसे मजबूत बल होता है नाभिकीय बल, सशक्त नाभिकीय बल। पूछता है कौन बल सबसे ज्यादा मजबूत होता है, कौन कमजोर? सबसे जो मजबूत होता है वो होता है सशक्त नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। इससे कमजोर होता है हल्का जो है विद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत बल का एक क्रम है चुंबकीय बल, और सबसे जो कमजोर होता है वो होता है, इन तीनों बलों में सबसे कमजोर जो फोर्स होता है वो होता है आपका जो है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तीनों जो फोर्स है इसमें सबसे मजबूत फोर्स होता है ये सशक्त नाभिकीय बल, बहुत मजबूत होता है। जो दो नाभिक के, एक नाभिक मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगता है। और ये दूसरे नंबर पे आता है विद्युत चुंबकीय बल जो अभी बताया, और तीसरे नंबर पे आता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होता है, तो बल से इतना से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बांध से क्वेश्चन आ गया। तो बांध से जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग का यह कर्तव्य बनता है कि सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है पढ़ लेंगे। तो महानदी पे बना हुआ है कौन बांध है? आप लोग जानते होंगे, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध, और हीराकुंड बांध तो लंबा है, तो कितना लंबा है? तो 25.8 किलोमीटर, इतना लंबा बांध है। देखिए 25.8 किलोमीटर। कहाँ पे बना हुआ, कौन से रिवर पे?
तो ये महानदी। और महानदी कहाँ पड़ता है? तो याद करिए, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। द सॉरो रिवर ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का शोक कहा जाता है, उड़ीसा का शोक कहा जाता है इसे। जिसे बिहार का शोक कौन हुआ? तो बिहार का शोक जिसे कोसी रिवर हो जाएगा, और बंगाल का शोक दामोदर रिवर हो जाएगा। सेम टू सेम जो है उड़ीसा का शोक महानदी होता है। तो इस पे डैम बना करके इसको पानी को रोका गया है। देखिए, तो हीराकुंड बांध जो है 25.8 किलोमीटर लंबा बांध है। यह भारत की सबसे लंबी बांध है। भारत के सबसे लंबे बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध। अब और बांध से क्वेश्चन आता है, जैसे आपका हो गया सतलज बांध। सतलज, तो सतलुज रिवर पे बंधा हुआ है सतलज बांध जो है। सतलज बांध नहीं है, सतलज रिवर है। भाखड़ा नंगल बांध पूछता है। एक मिनट, पूछेगा भाखड़ा नंगल बांध। हालांकि दो बांध है, भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है। नांगल गांव तरफ पड़ता है। जिसे स्टेशन में आप दिल्ली जाइए और आनंद विहार टर्मिनल जाइए, सब तो दिल्ली ही है, लेकिन दोनों में अंतर होता है कि एक को है कि दोनों की दूरी पे कुछ है। सेम टू सेम वही हाल है यहाँ पे। भाखड़ा अलग है और नंगल अलग है, दोनों के बीच डिस्टेंस भी कुछ किलोमीटर का है। तो भाखड़ा नंगल बांध जो है वो सब नहीं पढ़ना हम लोगों को। ये जो है सतलज नदी पर, सतलज कहीं सतलुज भी लिखा रहता है, सतलुज नदी पर बना हुआ। यह क्यों चर्चा में रहता है? क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल बांध है। ग्रेविटेशनल बांध है, ग्रेविटेशनल बांध है, यह गुरुत्वाकर्षण बांध, इसे बोल सकते हैं गुरुत्वीय बांध। दुनिया का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन है? तो गुरुत्वीय बांध जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है यही है। क्या नाम है इसका? भाखड़ा नंगल बांध, जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर है। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर है, और हिमाचल प्रदेश, तीनों के बॉर्डर पर माना जाता है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, तीनों के बॉर्डर पे पाया जाता है। यह सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। पूछता है और बांध से क्वेश्चन, टिहरी बांध कहाँ है? टिहरी बांध, टिहरी, तो टिहरी बांध जो है आपका उत्तराखंड में। आप पढ़े होंगे टिहरी गढ़वाल, चिपको आंदोलन में पढ़े होंगे। तो टिहरी बांध जो आपका जो है उत्तराखंड में। देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। क्या बोला जाता है? देवभूमि। देवभूमि उत्तराखंड में जो है टिहरी बांध पाया जाता है। और आपका जो सरदार सरोवर बांध पूछेगा, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, तो ये आपका जो है नर्मदा रिवर पे पाया जाता है, नर्मदा पे, नर्मदा नदी पे। उसका क्वेश्चन, पश्चिम की ओर बहने वाले दो नदियां, तो नर्मदा और ताप्ती। और नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियां से, अमरकंटक की पहाड़ियां से। और पश्चिम की ओर बहने वाले कौन नदियां है? ताप्ती। और ताप्ती कहाँ से निकलती है? तो ये निकलता है मुलतई की पहाड़ी से, मुलतई की पहाड़ी से। जितना से ज्यादा क्वेश्चन आपका जो हम रिवीजन करा सके। तो नर्मदा और ताप्ती फेमस यहाँ पे बनता है। नर्मदा नदी पे बना हुआ सरदार सरोवर बांध, और ये कहाँ है? तो गुजरात में। ये जो है गुजरात में, गुजरात। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी याद कर लेना। और क्वेश्चन पूछेगा कोयना बांध, कोयना, कोयना बांध कहाँ है? तो कोयना बांध आपका जो है महाराष्ट्र में। कोयना बांध, जो कोयना एक जगह भी है और कोयना बांध भी। तो कोयना बांध कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और पूछ सकता है नागा अर्जुन सागर बांध, जो फेमस बांध है वो हमने लेकर के आया है। नागा, नागा अर्जुन सागर बांध, नागा अर्जुन सागर बांध। तो नागा अर्जुन सागर बांध की बात करें तो ये जो है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कौन रिवर के पर है? तो ये है कृष्णा। मतलब आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, अर्जुन और कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते। तो कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। तो ये सब बांध आपका जो है फेमस है। और पूछ सकता है इंदिरा सागर बांध कहाँ है? इंदिरा सागर बांध कहाँ है? ये सब क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में। इंदिरा सागर बांध, तो इंदिरा सागर बांध जो है आपका जो है कहाँ पड़ता है? तो ये जो आपका पड़ता है वो एमपी, मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। पूछेगा तुंगभद्रा बांध कहाँ है? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी भी है जो किसकी सहायक है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। तो सहायक कृष्णा, कृष्णा नदी वही जहाँ पे जो है देवगिरी का शासक चलता था, यादव वंश का। तो कृष्णा नदी के सहायक है तुंगभद्रा। और यहाँ पर जो है तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के बॉर्डर पर जो है यहाँ पर जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, सॉरी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और
आंध्र प्रदेश के जो है बॉर्डर पर जो यहाँ पे बांध बना हुआ, कौन, तुंगभद्रा बांध जो है बना हुआ। एक बांध और फेमस है, वो है रिहंद बांध। रिहंद बांध चूंकि बिहार यूपी सटा हुआ इलाका है, इसीलिए यह भी इंपोर्टेंट बनता है। रिहंद बांध कहाँ है, तो रिहंद बांध आपका जो है उत्तर प्रदेश में है। कौन नदी पर बना हुआ है, तो ये भी रिहंद नदी पर ही बना हुआ। और एक क्वेश्चन आता है कि रिहंद नदी जो है किसकी सहायक है, तो यह यमुना की सहायक है। यमुना नहीं, सोन होगा शायद, हाँ सोन की सहायक नदी है। तो रिहंद जो है सोन की सहायक नदी है। तो सोन की सहायक नदी कौन है, रिहंद है। या तुंगभद्रा किसकी सहायक है, तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है, कोयना बांध महाराष्ट्र में है, और सरदार सरोवर बांध जो आपका जो है गुजरात में है। और यह जो है नर्मदा नदी पे बना हुआ। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है और ताप्ती जो है मुल्ताई की पहाड़ी से निकलता है। ये दोनों चर्चा में इसलिए आया कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां यही दोनों। टिहरी बांध जो भारत का सबसे बड़ा बांध है, यह जो है उत्तराखंड में है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता। दो पूरक कोणों का योग, ये थोड़ा मैथ का क्वेश्चन इसमें जो इंक्लूड हो गया। तो पूरक कोण, पूरक कोण मैथ का आ गया तो मैथ टाइप में इसे जीके बना देता हूँ। मैथ को ही जीके मतलब जो जब जैसा आए वैसा व्यवहार करना है। मैथ को जीके के रूप में आज हम लोग पढ़ लेते हैं, आज भर मैथ को जीके के रूप में पढ़ेंगे। दो पूरक कोणों का योग मतलब कोण x प्लस कोण y, दो पूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। पूछेगा न्यून कोण किसे कहते हैं, तो न्यून कोण किसे कहते हैं, एक्यूट एंगल इसे बोलते हैं। तो 0 डिग्री से 90, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जो भी कोण होगा, चाहे 70 हो, 75 हो, 80 हो, या फिर 10 ही क्यों ना हो, या फिर 89 ही क्यों ना हो, 90 नहीं होना चाहिए, 90 के बीच होना चाहिए। 0 और 90 के बीच वाले कोण को जो न्यून कोण कहा जाता है, और 90 से 180 के बीच वाले कोण को अधिक कोण कहा जाता है। 180 जब रहेगा तो इसे हम लोग केवल पूरक कोण कहेंगे। यहाँ पे पूरक कोण पूछा, तो दो पूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। दो पूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। पूछेगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पूछेगा चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग, पूछेगा चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग, तो इसका होता है 360 डिग्री होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। सबसे छोटी विषम समअभाज्य संख्या कौन है, 2। ये सब मैथ का क्वेश्चन है, बनतार मूलक फॉर्मूला ये सब जो है छोटी छोटी क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है उसे आप मैथ में भी पढ़ सकते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाया जाता है, तो बेरोजगारी कई प्रकार का होता है। इसमें आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, बेरोजगारी। अब बेरोजगारी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कितने टाइप का जो है बेरोजगारी जो है होता है। तो बेरोजगारी की बात करें तो एक होता है मौसमी बेरोजगारी, ज्यादातर पाया जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी तो आपका भारत में ग्रामीण क्षेत्र में हो गया। मौसमी बेरोजगारी पूछेगा तो मौसमी बेरोजगारी भी है, मौसमी बेरोजगारी भी ग्रामीण में ही है। और ये किस में होता है, तो ये होता है मजदूरों के लिए, मजदूरों और किसानों, मजदूरों और किसानों के लिए। मतलब मौसम में उसको जो है रोजगार मिलेगा, खास करके मजदूरों के लिए यह फेमस है। जिसे अभी जो है अप्रैल का मंथ चल रहा है, तभी गेहूं खेसारी मसूर जितना भी सब्जी हो गया होगा, इस सब का भी समय चल रहा है कटाई का, और उसमें कटाई होगा उसे जो है इनकम होगा। लेकिन जैसे ही ये महीना चला जाएगा अप्रैल, उसके बाद जो है बैठना पड़ेगा, फिर इंतजार करना पड़ेगा कब धान जो है बुआई होगा। तो ये सब मौसमी बेरोजगारी, मौसम के अनुसार काम मिलेगा। और उसके बाद जो है यह जो है क्या बोलता है, नरेंद्र मोदी सरकार जो योजना चलाए हैं कि प्रतिदिन रोजगार, उसका भी नाम नहीं याद आ रहा है, उससे उससे वो भी कुछ सेफ है कि आपको जो है महीना में कम से कम 15 दिन आपको जो है काम मिलेगा। महीना में कम से कम आपको जो है 10 से 15 काम मिलेगा। इसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो मजदूर मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाया जाता है, मजदूरों में पाया जाता है। और बेरोजगारी पूछता है अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य का मतलब हुआ अप्रत्यक्ष या छिपा हुआ। तो अदृश्य बेरोजगारी कहाँ है, मतलब वह बेरोजगारी जो नहीं दिखता है। तो अदृश्य बेरोजगारी यह नौकरी करने वालों की, जिससे आप लोग नौकरी करेंगे तो नौकरी में भी बेरोजगारी है, वो भी सुखी नहीं है, फिर भी बहुत सेफ। अदृश्य बेरोजगारी मतलब नहीं दिखता लेकिन उसके अंदर भी बेरोजगारी है। कैसे बेरोजगारी है, वो नौकरी पे है तो उससे सीमित पेंशन मिलता है, 40-45 या 30-35 जो भी रहे, 60-70 सीमित मिलता। तो उसके साइड से भी वो चाहेगा तो कुछ काम कर सकता है कि। तो अदृश्य बेरोजगारी कहाँ पाया जाता है, नौकरी में। और प्रच्छन्न बेरोजगारी किसान में। और मौसमी बेरोजगारी जो है मजदूरों में पाया जाता है। तो ये सब बेरोजगारी क्वेश्चन आपका जो है बनता है। देखिए भारत के लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष जो है मीरा कुमार है। मीरा कुमार, कुमारी नहीं, मीरा कुमार।
शायद ऑप्शन में भी कुमारी सब दिन देता है, कोई भी ऑप्शन में कुमारी नहीं देखा है इसमें जो। और जब लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष के लिए जो है यहाँ पे जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछेगा, प्रथम भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर। अब जीबी मतलब क्या होता है? तो जी से हुआ गणेश, गणेश GANES गणेश, बी से हुआ वसुदेव, तो गणेश वसुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव, सब क्वेश्चन को लिख लेना, गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी का अर्थ था गणेश वासुदेव मावलंकर, यह भारत के प्रथम जो है लोकसभा अध्यक्ष रहे। और इनसे लोकसभा अध्यक्ष से क्वेश्चन की बात करें तो बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष? तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष जो है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला है, ओम बिरला है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला है। और यह लगभग जो है दो सेशन जो है मतलब 55 साल की जो होता है, 2 बार यह रह चुके हैं जी की। एक बार चुना था 5 साल के लिए, तो ये 2 बार रह चुके हैं जी की। और कब से है? तो यह जो है 19 नवंबर 2019 से अब तक है, 19 नवंबर 2019। याद करने का बहुत बढ़िया तरीका, 19 नवंबर 2019, 19 तो यहाँ से याद रह जाएगा और नवंबर केवल आपको जो है हट जाना। तो 19 नवंबर 2019 से अभी तक और अगले जो है 24/5/29 तक जो है यह रहेंगे ओम बिरला। और यह कै में थे? तो ये 18वें थे, 18वें लोकसभा अध्यक्ष। ये सब क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 18वें जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। कब से है? 19 नवंबर 2019 से है। तो इससे पहले कौन थे? इनसे पहले कौन थे जो यानी 17वें लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये भी पूछ सकता है। तो ये वो थे सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन थे, महाजन। और इससे पहले कौन थे जो है, जो सुमित्रा महाजन थे, यह जो है 14 से 19 तक रहे, 14 से 19 तक रहे। छोटा डेट छोड़िए, याद करिए कार्यकाल, 14 से 19 तक रहे देखिए। और ये कैमा थे? मीरा कुमार की बात करें तो ये मीरा कुमार 16वें थे, मीरा कुमार जो है 16वें थे। यहाँ पे ये भी याद रखना है, 16वें जो है 16वें लोकसभा अध्यक्ष थे। तो सुमित्रा महाजन जो थे ये जो थे 17वें थे, और 18वें में आपका जो है ओम बिरला। लगातार आपको जो है 3 लोकसभा अध्यक्ष हमने बताया। मीरा कुमार 16वें प्रथम महिला भी थी, इसलिए चर्चा में रहते हैं। 17वें में थे आपका जो है ये सुमित्रा महाजन हो गया, और 18वें में जो है ओम बिरला हो गए यहाँ पे जो है। और इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता है। लेकिन मीरा कुमार 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रहे थे, याद कर लेना, 4 जून 2009 से 4 जून 2014 ईस्वी तक रहे थे। हाँ, मीरा कुमार इसलिए यहाँ पे और फेमस बनते हैं कि मीरा कुमार का जो जन्म जो हुआ था ये बिहार में हुआ था, इसीलिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन लाया है कि मीरा कुमार बिहार के भोजपुर जिला में इनकर जो है जन्म हुआ था, बिहार के भोजपुर जिला में इनकर जन्म हुआ था, इसीलिए यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनते हैं जी की मीरा कुमार का। और बिहार में भोजपुर जिला में 1945 में जन्म हुआ था। इतना ही प्रश्न आपको याद रख लेना। फिर से मैं रिवीजन कराता हूँ। भारत की प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थे? तो मीरा कुमार। कैमे थे? तो 16वें थे। कहाँ जन्म हुआ था? बिहार भोजपुर में है, इसीलिए बिहार पुलिस के लिए यह इंपोर्टेंट है। और 1945 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ये 16वें थे। और प्रथम कौन थे? तो गणेश वसुदेव मावलंकर थे। और इस वर्तमान लोकसभा ओम बिरला, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, जो 19 नवंबर 2019 से लगातार 2 बार यह बन चुके, अगले 2029 तक यही रहेंगे। 17वें जो है सुमित्रा महाजन थे, जो 14 से 19 तक कांग्रेस के रहे। और 19 नवंबर 2019 में जो तो ओम बिरला हुए। और यह 18वें थे, ओम बिरला कैमे थे 18वें, और सुमित्रा महाजन 17वें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के और भी पुस्तक महत्वपूर्ण है, कार्ल मार्क्स के जो है और भी पुस्तक इंपोर्टेंट है। और वो कौन है? तो वो है दास कैपिटल, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल जो है आपका जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। पूछता है वार एंड पीस, वार एंड पीस हिंदी में बोले तो युद्ध और शांति, युद्ध और शांति दोनों नाम याद कर लेना है। क्योंकि कभी कभी क्या करता है, हिंदी को अंग्रेजी बना करके पूछे, अंग्रेजी को हिंदी बना देता है, ऐसे वार एंड पीस, वार एंड पीस, तो दोनों याद कर लेना है। ये किसकी है? तो ये है लियो टॉलस्टॉय के, लियो टॉलस्टॉय के हैं, लियो टॉलस्टॉय।
दार्शनिक थे और कहाँ के थे, तो ये थे रूस के। लियो टॉलस्टॉय कहाँ के है, तो रूस के। दास कैपिटल कहाँ, कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, तो ये जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स जर्मनी। पूछेगा भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर, शेक्सपियर भारत, शेक्सपियर भारत का कौन है, तो भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। रघुवंश, मेघदूतम, ये सभी के सभी पुस्तक जो है कालिदास के लिए है। तो ये सब प्रश्न जो है बनता है देखिए। और इसमें जो है लियो टॉलस्टॉय के एक और प्रमुख क्वेश्चन था यहाँ पे, अन्ना कैरोनीना पुस्तक का नाम है, हालांकि सब नहीं पूछा एग्जाम में, लेकिन अन्ना कैरोनीना, अन्ना कैरोनीना ये किसकी पुस्तक है, कैरोनीना, तो ये भी पुस्तक जो है लियो टॉलस्टॉय की, लियो टॉलस्टॉय की। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है कौन कौन एरिया में, तो बहुत एरिया है, उस एरिया को हम नाम जो है लिख देते हैं कि कौन कौन एरिया जो है जहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय पाया जाता है। तो पश्चिमी घाट हुआ, तो भारत का जो ये मैप हुआ, और मैप में जो वेस्टर्न पार्ट वाला इलाका है इसमें उष्णकटिबंधीय पाया, उष्ण का मतलब होता है गर्म, तो और शीतोष्ण का मतलब होता है ठंडा, जिसे हम थोड़ा सा ज्योग्राफी की ओर लेकर के चलते हैं। ये जिसे अर्थ है, अर्थ को ये इक्वेटर हुआ, 0 डिग्री अक्षांश को इक्वेटर बोलते हैं, और यहाँ पे हुआ 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो और यहाँ पे जो है पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ पे जो मकर रेखा, और यहाँ पे जो साउथ पोल हो गया। तो ये सब जो एरिया है ये सब शीतोष्ण में आता है, ये सब को हम लोग शीतोष्ण बोलेंगे, शीतोष्ण, जहाँ पे ठंड रहता है, बर्फ रहता है, तो यहाँ भी ये सब हो जाएगा शीतोष्ण। थोड़ा सा बताते हैं पढ़ते, शीतोष्ण। और ये वाला जो एरिया है इसे हम लोग बोलते हैं जी कि मतलब शीतोष्ण और जो है उष्ण दोनों मिला हुआ जी, और ये जो है पूरे के पूरे उष्ण रहता है, ये वाला जो एरिया पूरे के पूरे उष्ण रहता है। तो हम लोग का जो है कौन कौन पार्ट जो है उष्ण में आता है, ये यहाँ पे पढ़ना है कि उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध वन जो है सदाबहार, ये जंगल होता है। सदाबहार का मतलब हुआ जो सालों हरा भरा रहे, कभी भी जी कि वो मुरझाए नहीं जी की। तो सदाबहार वन जहाँ से कैंसर टैंसर के टैक्सोल तक्सोल आते हैं, तो वो सब वन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी घाट की तरफ पाया जाता है। पश्चिमी घाट हो गया आपका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया आपका, अंडमान और निकोबार हो जाएगा आपका जो है, असम हो जाएगा, असम, तमिलनाडु, तमिलनाडु, और आपका जो यहाँ पे हो जाएगा केरल हो जाएगा, केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ये सब। अब क्या इसमें देखिए, तो ये सब जितना भी सब कर्क रेखा के नीचे बसा हुआ, तो जितने हम लोग कर्क रेखा के नीचे की तरफ जाएंगे उतना ही ज्यादा बारिश होगा, और उतना ही ज्यादा गर्मी रहेगा, और उतना ही काला काले आदमी मिलते हैं यहाँ पे। ये सभी के सभी जो है कैसा, तो इस समय सदाबहार बन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ हर वर्षा बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा वर्षा की बात करें तो अर्थ है, और अर्थ के विषुवत रेखा पर प्रतिदिन बारिश होता है। तो सबसे ज्यादा बारिश यदि अब पूछेगा तो यहाँ होता है। भारत में सबसे ज्यादा बारिश पूछेगा तो मेघालय में होता है, मसीनराम मेघालय, मसीनराम मेघालय, मेघालय। इसको भी आर्द्र भूमि का श्रेणी दिया गया, गीला भूमि, गीला भूमि या आर्द्र भूमि कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है मेघालय को कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, आपको कम से कम इसमें हजारों हजार आज प्रश्नों का रिवीजन होने वाला है, इसीलिए देखना लास्ट तक ना भूलें। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल आने ही वाला है कुछ ही दिनों में। तो 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ फुल फॉर्म पूछेगा तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। और ये कहाँ है, तो ये है जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पड़ता है, तो ये जेनेवा में पड़ता है, इसका मुख्यालय। और जेनेवा कहाँ है, तो जेनेवा आपका जो है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में जेनेवा पड़ता है, यूरोपीय कंट्री।
तो स्विट्जरलैंड में जिनेवा पड़ता है, और जिनेवा ही चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय जो जिनेवा जिनेवा आप पढ़े होंगे। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इससे संबंधित दिन दिवस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं एक परिचय में। जो जो इम्पोर्टेंट है अप्रैल माह वाला दिन दिवस तो बहुत सारा, लगभग दिन की बात करें तो टोटल दिन कुछ न कुछ दिन दिवस मनाया जाता है। फिर भी जो जो इम्पोर्टेंट है हम यहाँ पढ़ेंगे। 14 अप्रैल जो आने ही वाला है, इसी मंथ में बहुत धूमधाम से भारत में मनाया जाएगा। कौन जयंती? तो अम्बेडकर जयंती। अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है अम्बेडकर जयंती? तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी समय भारत के संविधान के जनक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है जन्म हुआ था। 14 कब हुआ था जन्म इनका जो है? तो 14 अप्रैल को मऊ उत्तर प्रदेश, मऊ जो है मऊ में हुआ था, और मऊ मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इसीलिए यह जो है इम्पोर्टेंट बनता है। 14 अप्रैल तो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट बनेगा। तो मऊ मध्य प्रदेश में इनका जो है जन्म हुआ था। चलिए और आगे बात करें। 13 अप्रैल के क्या पूछता है? तो 13 अप्रैल के बात करें तो 13 अप्रैल को पूछता है, 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग कहाँ पड़ता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर शहर में पड़ता है। गोल्डन टेम्पल जहाँ पे भी, स्वर्ण मंदिर कहाँ? तो पंजाब के अमृतसर में। वहीं पे 13 अप्रैल 1919 को जो है गोली चलवा दिया गया था। उसमें एक ही गेट था, आपने 10th में वो कहानी पढ़े होंगे। तो 13 अप्रैल 1919 को क्वेश्चन पूछता है जलियांवाला बाग हत्या का। और आगे पूछता अप्रैल महीने में और कौन कौन है? तो 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को विरासत दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट बनता है। 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को यहाँ पे आपका जो है मनाया जाएगा जी की 18 अप्रैल को, 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और आपका जो है 25 अप्रैल को मनाया जाएगा, 25 अप्रैल को मनाया जाएगा आपका मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया दिवस आप कमेंट में बताएंगे कि मलेरिया जो है कौन सी मच्छर को काटने से होता है जी यहाँ पे। तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, और जो है यहाँ 14 अप्रैल को आपका जो अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। तो इतना सारा जो है दिन दिवस अप्रैल मंथ के लिए फेमस है। और जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक सटेगा हम जो है और जो है बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आएंगे दिन दिवस समय में। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पे रहे हैं? सबसे कम समय के लिए जो पद पर रहने वाले राष्ट्रपति है वो है आपका जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कम समय पे इसलिए क्यों रहे थे? इनको कोई हटा नहीं दिया था विश्वास प्रस्ताव या फिर ला करके। ये जो है शहीद हो गए थे, बोल सकते इनका निधन हो गया था, निधन हो गया था। अब शरीर का कोई गारंटी थोड़े है, तो पद पे रहते हुए निधन हो गया, इसीलिए अभी तक जो है इतना कम समय के लिए जो कोई राष्ट्रपति नहीं बने हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आ गया है, हम एक झलक में जान लेते हैं। राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहता है? ये भी आप हमें कमेंट में बताएंगे। जब हम पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी हम सभी को सभी जिक्र करेंगे। तो राष्ट्रपति जो है भारत के प्रथम नागरिक होता है। और प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद यह इसलिए फेमस है, इनका जन्म बिहार में हुआ था, और आप बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं इसीलिए यह फेमस है। बिहार के सिमरिया, बिहार के सिमरिया नहीं जीरादेई, सिमरिया में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। जीरादेई में इनका जो है जन्म हुआ था। इनका गांव का नाम था जीरादेई। ये बहुत जो है फेमस है। आगे बात करें इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था, और बिहार के जीरादेई में। जीरादेई कौन जिला में पड़ता? तो ये पड़ता सिवान जिला में, ये भी याद रखना। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार के जीरादेई सिवान जिला में पड़ता है। 3 दिसंबर 1884 को उनका जो है जन्म हुआ था।
इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए फेमस इसमें बनता है। और इसमें क्वेश्चन जान लेते हैं थोड़ा सा जाकिर हुसैन के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जाकिर हुसैन जब क्वेश्चन में आ गए हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यह जो है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरी बार कौन बने? तो वही अब्दुल कलाम आजाद दूसरी बार बने, लेकिन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जी। यह जो है किसमें थे? तो 3वें राष्ट्रपति थे, 3 नंबर पे थे। पहला नंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा नंबर पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे नंबर पे आपका जो है ये हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन से और क्वेश्चन इसमें नहीं पूछता है। इनको वैसे मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला है। कौन कौन पुरस्कार मिला इन्हें? तो भारत रत्न मिला, भारत रत्न भी इन्हें मिला है। देखिए भारत रत्न मिला। पूछेगा कि सबसे युवा युवा राष्ट्रपति कौन थे? युवा राष्ट्रपति अभी तक कौन बना सबसे युवा? युवा राष्ट्रपति बना नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा, नीलम संजीव रेड्डी। अब उनका आयु होता राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष कम से कम, इसलिए युवा तो नहीं हो सकते, लेकिन उन सभी में जितना भी थे उसमें युवा कौन थे? तो सभी राष्ट्रपतियों में सबसे युवा थे नीलम संजीव रेड्डी। सबसे अधिक समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। और अभी कौन है? तो अभी है द्रौपदी मुर्मू है जी। कि अभी जो है द्रौपदी मुर्मू है। वर्तमान समय में कौन है? तो वर्तमान समय में जो है वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू जो है प्रथम भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और यहाँ पे जो है प्रथम महिला जो है आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और ये जो है 15वें राष्ट्रपति है, 15वें। तो राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आपको बहुत सारा हमने करा दिया जी। कि सबसे अधिक समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे और उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिला में हुआ था और जीरादेव इनका गांव का नाम था। और 3वें राष्ट्रपति बने थे कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत रत्न भी मिला। सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं और अभी भी वही है। तो अगला क्वेश्चन बात करें अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो ये जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन अभी हमने जो है करा ही दिया इसमें क्वेश्चन। तो और हम अम्बेडकर जी संबंधित जो है क्वेश्चन जान लेते हैं। जब इनसे क्वेश्चन आ गया तो इनको माता पिता जन्म मरण सब जो है जान लेते हैं। इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में। जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो अभी बताएं, मऊ मध्य प्रदेश में। मऊ मध्य प्रदेश में दलित समाज में हुआ था। कौन समाज में हुआ था? दलित समाज में। इन्हें जाना जाता है संविधान के जनक, संविधान के पिता भी बोल सकते हैं, संविधान का जनक। आज भी भारत में पिछड़े अति पिछड़ों सभी लोगों के लिए यह जो है भगवान के तुल्य माने जाते हैं। तो संविधान के जनक इसे कहा जाता है, ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब हम आगे इनके बारे में जान लेते हैं और क्वेश्चन। इनके माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था भीमाबाई। भीमाबाई, जिसे हम लोग इधर देवी लगाते हैं बिहार में अपने अपने माता के नाम के अंत में, तो उधर बाई लगाता है। जोधाबाई, भीमाबाई, सोनाबाई, सब जो है बड़े बड़े जो है रानियां थी। लक्ष्मीबाई, तो ये अपने नाम के अंत में जो उधर बाई लगाते हैं जिससे हम लोग देवी लगाते हैं। कहीं कहीं कौर लगाता है, अमृत कौर, ये कौर वो कौर, तो कौर लगाते ही सब नाम का टाइटल है कि भीमाबाई हो गया। पिता का नाम, पिताजी थे राम जी, राम जी, राम जी थे। पिता का नाम राम जी, राम जी थे। यह जो सूबेदार थे जी, सूबेदार थे तब तो उतना उतना उस समय उनके पास पैसा था, भले उनके साथ कुछ जैसा व्यवहार किया जाता है। सोचिए अभी हम लोगों के पास विदेश पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, दिल्ली पटना पढ़ने के लिए, और इन लोगों के पास जो है कि उस समय इंग्लैंड लंदन ब्रिटेन जाकर के जो है पढ़ाई किए थे। तो सूबेदार थे इनके बाबूजी, और इनके बाबूजी का नाम था रामजी थे। और इनसे क्वेश्चन है भारत रत्न जो है मिला है, ये सभी पुरस्कार है जी की, ये भी इन सब के लिए पुरस्कार छोटा है जी। तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था और मऊ मध्य प्रदेश में दलित समाज में संविधान का जनक। और माता भीमाबाई, पिता जो है राम जी थे जी के। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपका जो है बनता है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आबिन्यो, अभिमन्यु यहाँ लिखा गया आबिन्यो, आबिन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? तो आबिन्यो जो है यह इटली के शहर रोम का है। कहाँ की कहानी है? इटली के शहर रोम का यह कहानी है। एक मिनट थोड़ा
तो अभिनव कहाँ का कहानी है? तो यह इटली के रोम शहर का। और यह लेखक जब अशोक वाजपेयी जाते हैं तब अभिनव के बारे में लिखते हैं जी कि यहाँ हर साल जो है, हर साल कौन महीना में? तो हर साल जो है जुलाई महीना में, जुलाई महीना यानी गर्मी के मौसम में एक रंग समारोह होता है। गर्मी का मौसम, एक रंग समारोह होता है। रंग समारोह का मतलब हुआ सभी लोग अपनी अपनी वहां पे कला दिखाता है। तो एक रंग समारोह होता है और उस समारोह में जो है लेखक अशोक वाजपेयी वहां पे गए थे और यह जो है 19 दिन तक रहे थे। अशोक वाजपेयी गए थे इटली के शहर रोम में और अशोक वाजपेयी कितने दिन तक रहे? तो अशोक वाजपेयी जो है कुल 19 दिन तक रहा। 19 दिन में ढेर सारे लेखक, ढेर सारे कहानी और सब चीज उन्होंने लिखा देखी और 19 दिन तक रहे। और यहाँ पे जो है हर साल जुलाई महीना में जो है मनाया जाता है क्या चीज? तो हर साल जुलाई महीना में जो है यहाँ पे रंग समारोह होता है और उसी में आबिन्यो को लिखते। पूछ सकता है आपका हिंदी के क्वेश्चन में, आबिन्यो के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी थे। और इटली के रोम में पड़ता है कि यहाँ हर एक साल जो है मनाया जाता है क्या चीज? जो है रंग समारोह, गर्मी के मौसम में मनाया जाता है। ध्वनि की सबसे तेज किस माध्यम में चलता है? ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में चलता है? तो ये चलता है आपका इस्पात में चलता है। सबसे तेज इसका जो माध्यम है वो इस्पात है। इस्पात मतलब धातु हो गया, स्टील। तो इसमें सबसे तेज चलता है। ध्वनि से संबंधित जो है ध्वनि कितने टाइप का होता है? तो ध्वनि आपका जो है 3 टाइप का होता है। एक होता है श्रव्य ध्वनि, साइंस का क्वेश्चन है, मजा आएगा पढ़ने में। श्रव्य ध्वनि, एक होता है अविश्रव्य ध्वनि, अविश्रव्य ध्वनि, और एक होता है आपका जो है पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि। तो अब श्रव्य ध्वनि जिसे हम लोग कान सुन सकता है और हम लोग का कान जो सुनता है 20 हर्ट्ज से 20,000 20,000 हर्ट्ज के बीच, इतना के बीच के हम लोग ध्वनि सुन सकते हैं। तो जो ध्वनि हम लोग सुनते हैं उस ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं और जो ध्वनि हम लोग नहीं सुनेंगे वैसे ध्वनि को जो है अवश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि बोलेंगे। तो ध्वनि से बताते श्रव्य ध्वनि का परास कितना होता है? श्रव्य का परास होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। अब श्रव्य का कितना होता है? तो अब श्रव्य का जो होता है वो होता है जिसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो ये होता है 20 जीरो से 20 हर्ट्ज के बीच होता है। इसे हम लोग नहीं सुन सकते और पराश्रव्य को भी नहीं सुन सकते। ये है पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि। इसके जो रेंज कितना होता है? ये होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो 3 टाइप का ध्वनि होता है। पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक, अपश्रव्य ध्वनि 0 से 20 हर्ट्ज के बीच। जिससे कुत्ता, बिल्ली, सांप ये सब चलते होंगे आप। कुत्ता बिल्ली अपने अपने भौंकने लगता है, बोला जाता है कि भूत देखकर भौंकने लगता है, लेकिन वो इतना महीन आवाज सुनता है कि उसके कानों के जू तक चला जाता है, ये कानों तक चला जाता है और हम लोग के कान तक नहीं पहुंचता, इसलिए वो भूकने लगता, हल्का भी धप धप भी पड़ता तो भी और हम लोग को पता नहीं चल पाता। बाकी पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग सोनार में किया जाता है, समुद्र में इसका उपयोग किया जाता है, ये सब जानते ही होंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था वो आया था ध्वनि को सबसे तेज किस माध्यम में चलता है? तो इस्पात में चलता है। और ध्वनि जो है कहाँ नहीं चलता है? तो ये निर्वात में इसका नहीं चलता है, निर्वात में नहीं चलता। वायु में इसकी चाल कितना होता है? तो वायु में होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है वायु में जो है ध्वनि की चाल इतना होता है। और ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन कोई इंपोर्टेंट नहीं इसमें। तो इतना सारा क्वेश्चन ध्वनि से आपका जो है बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ये जो है सीजीएस पाती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। एक होता है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। एक होता है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। समय का तीनों स्थिति में सेकंड में माप रहता है और एमकेएस को ही बोला जाता है एसआई, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक जो है एमकेएस का ही उपयोग होता है, पूरे फिजिक्स में है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली का उपयोग करना। तो यहाँ पे 10 के पावर और 7 अर्ग जो है ये जो है सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है 1 जूल बराबर। बाकी जूल किसका मात्रक है? ये कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक। कार्य और ऊर्जा का मात्रक कौन है? जूल है। इस सब के सब क्वेश्चन आपके लिए बनता है। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन है, लेकिन विस्थापन 0 तो कार्य 0 है। साइंस के अनुसार अभी हम लोग जो है एक ही जगह पे खड़े हैं, इसलिए हम लोग का विस्थापन 0 है। अम्लीय वर्षा निम्न ऑक्साइड का कारण क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा कौन कौन चीज के ऑक्साइड के कारण होता है?
तो धातु के ऑक्साइड जितना भी रहेगा, अधातु के ऑक्साइड को अम्लीय बोलते हैं साइंस की भाषा में। अधातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होता है लगभग, तो ये होता है अम्लीय होता है। अधातु के ऑक्साइड की बात करें तो सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सभी के सभी अधातु के ऑक्साइड है और ये सभी के सभी अम्लीय नेचर का है, अम्लीय। बाकी अम्ल के बारे में और जान लेते हैं कि यदि किसी विलयन का पीएच मान, इसकी खोज सोरेनसन ने किया था, सोरेनसन पीएच मान यदि जब 7 हो, 7 से कम हो, 7 से कम रहे तो वो विलयन अम्लीय होता है, और 7 रहे तो ये उदासीन हो जाएगा। जिसे जल, शुद्ध जल जो है क्या है, शुद्ध जल उदासीन माना जाता है। शुद्ध जल में करंट नहीं आएगा, वे उदासीन होता है। और 7 से अधिक रहेगा, 7 से अधिक रहेगा तो उसे हम लोग जो है क्षारीय नेचर का बोलते हैं। जैसे समुद्र का जल हो गया, चूना हो गया, ये सब जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। पीएच मान से संबंधित ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनता है। इनमें से किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, तो इसका आंसर तो विटामिन सी हो जाएगा। और विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन की खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था। फंक ने किया था 1901 ईस्वी या 1910 भी कभी कभी माना जाता है। 1901 ईस्वी ज्यादातर पूछता है, 1901 या 2 में जो है फंक ने इसकी खोज किया था देखिए, और फंक ने इसकी खोज किया था। और विटामिन, सभी विटामिन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कभी 1912 देता है, कभी 1901 देता है। क्वेश्चन को आपको ही कि खुद से सर्च कर लेनी है। अब हम विटामिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विटामिन ए की खोज किसने किया था, विटामिन ए की खोज किया था हॉपकिंस ने किया था। ये सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनता है। विटामिन बी के खोज किया था डच का क्रिस्टियन इसका नाम केवल याद रखना, क्रिस्टाइन। ये खोज किया था विटामिन बी के। विटामिन बी की कमी से कौन होता है, तो बेरी बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। और इसका रासायनिक नाम जो है थायमिन, याद कर लेना, इसका रासायनिक नाम थायमिन है। और विटामिन ए जो है, विटामिन ए की कमी का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये रासायनिक नाम है, विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और इसकी खोज जो है हॉपकिंस ने किया था, ये याद रख लेना। और ये जो गाजर मूली खाने से होता है और ये आंख का बीमारी है। विटामिन सी जो है की कमी से स्कर्वी होता है, या दांत से जो है मसूड़ों से ब्लड का रिसना, ये सब विटामिन सी की कमी कारण होता है। इसकी खोज अल्बर्ट सेंट ने किया था, अल्बर्ट सेंट ने किया था। इसका रासायनिक नाम जो है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड इसे बोला जाता है। विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा। तो अल्बर्ट सेंट ने इसका खोज किया था जी। कि विटामिन डी को जो है, विटामिन डी की खोज जो है सर अडवर्ड सेंट ने किया था। और इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो आप लोग ये सब नाम नया सुने होंगे, क्योंकि ये सब नाम जो हमने गूगल सर्च करके लाया, और एग्जाम में बहुत कम पूछता है, लेकिन अब बढ़ते कंपटीशन के अनुसार पूछ सकता है। ज्यादा विटामिन ए पूछता है हॉपकिंस, तो ज्यादा इसका रासायनिक नाम पूछेगा। जैसे विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो धूपा के कारण होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो है, जो सूखा रोग बच्चों में रिकेटस का कारण होता है, तो सबका रासायनिक नाम ज्यादातर पूछता है। देखिए विटामिन सी हो, डी हो, विटामिन ए हो, विटामिन ई हो, पूछता है विटामिन ई की कमी से कौन बीमारी होता है, बीमारी का नाम पूछता है। तो विटामिन ई की कमी से जो होता है वो होता है बंझापन बीमारी, जो है विटामिन ई की कमी से होता है। तो ये सब क्वेश्चन विटामिन से संबंधित आपके एग्जाम के लिए बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, वर्ल्ड वार आ गया है। तो वर्ल्ड वार के लिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा इसमें। तो विश्व युद्ध की बात करें तो ये प्रथम विश्व युद्ध, 2 विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध ये शुरू हुआ था 1914 में और चला था कब, 1918। क्यों हुआ था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार को हत्या कर दिया गया, था। इसी कारण जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। देखिए छोटा डेट भी याद कर लीजिए, क्योंकि यह जो है बहुत दुनिया का सबसे बड़ा ये सब युद्ध था। 28 जुलाई 1914 में और चला था 11 नवंबर 1918 तक।
प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई, जो अभिरंग समारोह बताया था 28 जुलाई 1914 से 1945 तक। यह क्यों हुआ था? तो हिटलर के कारण हुआ था। हिटलर कहाँ का था? तो यह जर्मनी का था। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था। इसने जो है धीरे धीरे एक मामूली से सैनिक था, फिर पूरे सेना पे कंट्रोल कर लिया, और फिर जो है अपनी हार का बदला लेने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए कारण जो हार हुआ था, इसके बदला लेने के लिए इन्होंने जो है द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज किया। देखिए इसमें जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो गुट था। एक था मित्र राष्ट्र, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। तो इसमें था फ्रांस, आपको याद कर लेना, फ्रांस, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, उस समय रूस नहीं था, उस समय था यूएसएसआर, और चाइना हो गया। पूरे शक्तिशाली जो अभी कंट्री है, और ब्रिटेन यह सब जो है मित्र राष्ट्र की तरफ था। और उधर जो है धुरी राष्ट्र की तरफ था। उस समय उस धुरी राष्ट्र में जो है केवल और केवल जो जर्मनी ही ज्यादा शक्तिशाली था। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन था? तो धुरी राष्ट्र में था आपका जर्मनी, इटली हो गया, इटली हो गया, और जापान भी शक्तिशाली था। तो ये तीन ही कंट्री था, और ये बहुत सारा कंट्री था। तो हार इसलिए हुआ, जापान इसमें इतना आगे बढ़ रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध तो ये धुरी राष्ट्र जीत ही जाते, लेकिन इतना जापान आगे बढ़ गया था कि उसी समय अमेरिका के पास परमाणु बम खोज हो गया था, और इसके ऊपर प्रयोग कर दिया। इसी कारण यह विश्व युद्ध जो है स्थगित हो गया। नहीं तो जापान जो है पूरे वर्ल्ड पे कब्जा भी कर चुका होता। इसे उगते सूरज का देश कहा जाता है, और अभी भी बहुत विकसित है, छोटा रहते हुए भी बहुत विकसित है। गैलीलियो ने किस चीज की खोज किया था? तो ये दूरबीन की खोज किया था। दूरबीन की खोज किसने किया? क्वेश्चन पूछता है। तो दूरबीन की खोज गैलीलियो ने किया था। फाउंटेन पेन पे वाटर पेन की खोज फाउंटेन ने किया था। ये सब क्वेश्चन याद कर लेना। जनक, इसे जो है जनक कहा जाता है किसको? जो है कॉपरनिक्स को जो है कॉपरनिक्स, जिसके सहायता से जो है खोजा था। दूरबीन की सहायता से इन्होंने सौर मंडल में ग्रह के बारे में देखा था। इसे जो है सौर मंडल का जनक भी कहा जाता है कॉपरनिक्स को। ये सब क्वेश्चन जो है याद कर लेना है। जनक कहा जाता है गैलीलियो को जो है जनक कहा जाता है यहाँ पे। इसे ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है यहाँ पे। जो कंपास के खोज किया था, यहाँ पे गैलीलियो कौन कौन चीज के खोज किया था ये हम बता देते हैं। गैलीलियो दूरबीन के तो खोज किया ही थे, और उसके साथ ही साथ ये कंपास के भी खोज किए थे। और कंपास के साथ साथ जो आपका जो है थर्मोस्कोप का खोज किए थे, थर्मोस्कोप का। और इसी कारण इसे खगोल का जनक माना जाता है। खगोल विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो खगोल विज्ञान के जनक आपका जो है गैलीलियो को माना जाता है। झारखंड में झूम कृषि होता है। तो झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो झारखंड में जो है कृषि होता है उसे झूम कृषि बोलते हैं। एक और होगा, उस कृषि का नाम है कुरुबा। झारखंड में झूम कृषि को क्या बोलते हैं? कुरुबा बोलते हैं, कुरुबा। यह ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र में होता है। हम लोग बिहार की तरफ झूम कृषि नहीं होता। असम में होता है, असम में भी पहाड़ है। तो असम में जो झूम कृषि होता है उसका नाम है बेबर। केरल में होता है झूम कृषि, उसका नाम है ओनम केरल का प्रमुख पर्व है। और अरुणाचल प्रदेश में होता है ये उसे पोंडू बोला जाता है, पोंडू। और उड़ीसा में होता है, इसे भी उड़ीसा में भी पोंडू बोला जाता है। तो ये झूम कृषि का टाइप था, इसे आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद विजांड एक कठोर आवरण विकसित होता है, वो